वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की कक्षा में। फिजिक्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। ये आप जानते हैं कि फिजिक्स में कक्षा 12 में प्रैक्टिकल में भी आपके लैब में भी काम आता है और थ्योरी में भी आता है। अच्छा, बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से इसमें क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। सबसे पहले देखेंगे मीटर सेतु क्या करता है। तो मीटर सेतु का काम है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। हमको कोई अननोन रेसिस्टेंस दिया रहेगा, उसको हमने जो है मीटर सेतु की सहायता से उसका मान निकालना होता है। ये हमारा काम होता है सबसे पहले। मीटर सेतु में कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। अगर पॉइंट वाइज चले हम तो पॉइंट वाइज सबसे पहले चलेंगे। इसमें इंट्रो क्या करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन, इसकी रचना जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होगा। फिर हम चलेंगे इसका वर्किंग, फिर आएगा यहीं पे कहीं प्रिंसिपल आएगा, देन हम इसको करेंगे यूजेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले ये समझिए कि थ्योरी में एज वेल एज प्रैक्टिकल में है आपके पास इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास 12। मीटर सेतु एक उपकरण है, एक एपरेटस है, एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। आइए इसमें हम कंस्ट्रक्शन में चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो देखिए इसमें इस प्रकार से होता है, हमारे पास एक लकड़ी का कोई बोर्ड होता है, उस पर हमारे पास एल आकार की पत्तियां होती तीन। ये आप उल्टा एल देख रहे यहाँ इस प्रकार से तीन पत्तियां, और इसमें पेंच लगे रहते हैं, यानी यहाँ से कनेक्शन बनाने के लिए हमारे पास पेंच लगे रहते हैं और इसको हम वायर लगाते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक वायर इस प्रकार से होगी, इसको मैं नाम देता हूँ ए सी। एक जो ये गैप है इसमें हम एक रेसिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स आर बी इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद जो दूसरा गैप है यहाँ पे इन पेचों की सहायता से इसमें हम जोड़ देते हैं एक अज्ञात प्रतिरोध, यानी जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है अननोन रेसिस्टेंस एस। ये इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये लैब में भी होगा, आप देखेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है। ये जो ए सी वायर है ये होता है 1 मीटर लंबा। यहाँ पे एक स्केल होती है हमारे पास, इस प्रकार से लगी होती है मीटर स्केल। सपोज ये मीटर स्केल है और यहाँ है 100, यहाँ है 1 से लेकर 100 तक। तो ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबी ये वायर है। एसी की लेंथ कितनी है हमारे पास, जो एसी वायर है लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है। और ये जो वायर होगा ये होगा नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का। तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का ये वायर हम लेते हैं। अब इसका कारण है, देखिए एसी वायर हमारे पास है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का 1 मीटर लंबा वायर लिया जाता है इसमें, और इसी कारण से सवाल पूछा जाता है कई बार वाइवा में कि इसका नाम मीटर सेतु क्यों पड़ा है। तो मीटर जो शब्द है वो इसलिए है कि हमारे पास 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर है, एसी जिसको कहा। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर क्यों रखा गया, ये दूसरा सवाल आता है। उसका कारण ये है कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक है, वो क्या है, बहुत कम है, नगण्य है। अर्थात जब इस वायर का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ इसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो नगण्य होती है, नेग्लिजिबल होती है। आमतौर पे क्या होता है, जो हमारे पास धातुएं होती है उनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है उसी के अनुसार। लेकिन ये मिश्र धातु है, एलॉय लेते हैं हम, इसी कारण से लिया जाता है, स्टैंडर्ड रूप में इसका यूज करते हैं, ताकि जो है अगर टेम्परेचर बढ़े भी तो इसके जो रेसिस्टेंस है उस पर कोई फर्क ना पड़े या नेग्लिजिबल पड़े, नगण्य उस पर फर्क पड़ता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है इसको। तो मैं लिख देता हूँ इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, नगण्य, नेग्लिजिबल। यानी प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, ना के बराबर बढ़ रहा है। ये बात क्लियर हो गई कि क्यों हमने कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का वायर लिया, 1 मीटर लंबा वायर लिया, इसलिए नाम इसका पड़ा मीटर सेतु। अच्छा, सेतु क्यों पड़ा, सेतु के लिए भी देखिए कंडीशन। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, वो है व्हीटस्टोन सेतु, इसलिए इसका नाम पड़ा मीटर सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है।
ये बात क्लियर कर लें कि हमारा जो मीटर सेतु है, जो ये उपकरण है, ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आपको व्हीटस्टोन सेतु पता है, अगर नहीं पता है तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ में ड्रॉ कर देते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है आपके पास, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जो है हम प्रतिरोध लगाते हैं, जिनमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और बाकी 1 प्रतिरोध अज्ञात होता है जिसको हम निकालते हैं। ये मैं बना रहा हूँ फटाफट, आप देखिए। तो हो गया A, C, B, D आपकी सुविधा के लिए। ये व्हीटस्टोन सेतु है। प्रतिरोध का मान इसको बोला P, ये Q, ये R, ये S। AC के बीच हमने एक बैटरी जोड़ी, कुंजी जोड़ी। BD के बीच हम क्या जोड़ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और एक दूसरी कुंजी जोड़ते हैं। ये सपोज K1 है, ये K2 है, ये BD के बीच जुड़ा। और इसके संतुलन में, इसका सिद्धांत क्या है कि जब ये ब्रिज संतुलन में है तो ब्रिज के संतुलन की स्थिति में क्या होता है, P/Q बराबर R/S। इससे हम निकालते हैं S, जो अज्ञात प्रतिरोध कह रहा हूँ मैं। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/P × R। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। क्लियर हो गया? हो गया। यहाँ से जो है बैटरी जैसे ऑन करेंगे, बैटरी करंट देगी, यहाँ पे 2 भागों में बटेगा वो, I1 I2। तो ये I1 है, ये सपोज I2 है, ये करंट I है। इसको हम बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग अवस्था या संतुलन की अवस्था में B और D बिंदुओं का विभव समान होता है, धारा मापी से कोई करंट नहीं बहता है। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि संतुलन की अवस्था में धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, अर्थात इस भुजा से कोई करंट नहीं बहेगा। तो इसलिए जो करंट यहाँ से I1 है वो सीधा Q से होते हुए यहाँ मिल रहा है, I2 करंट है ये होते हुए यहाँ मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे फिर से I1 + I2 I करंट वापस आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये व्हीटस्टोन के सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए छोटे से हमने डिस्क्रिप्शन उसका दे दिया व्हीटस्टोन सेतु का। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटर सेतु में क्या हो रहा है, ये लगा दिया आपने, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है। अच्छा, इसमें PQRS ये क्या है सब, ये S अज्ञात है, ये S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, अननोन। इसका भी काम वही है, व्हीटस्टोन सेतु का काम भी जो है ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध निकालना है। तो मीटर सेतु में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया रेसिस्टेंस बॉक्स, तो ये हो गया ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोधों के मान लिखे रहते हैं, एक बक्सा होता है, ये ऑपरेटस है, लैब में पाया जाता है। तो रेजिस्टेंस के मान लिखे होते हैं इस पर, तो इसलिए ज्ञात प्रतिरोध हो गया। ये ऐसे ही अज्ञात प्रतिरोध है, ये हमको निकालना है, इसकी वैल्यू हमको मीटर सेतु की सहायता से निकालनी है। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया। अब आपने AC जो वायर लगाई है ये ऑलरेडी इस पर लगी होती है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन की। क्यों लगाई आपने, मैंने कारण यहाँ पे दे दिया है, इसलिए इसको लगाना पड़ता है। अब आप नेक्स्ट हम क्या करेंगे, AC के बीच हम क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे होना। आप ये ध्यान रखिए, जैसी वर्किंग व्हीटस्टोन सेतु के वही वर्किंग मीटर सेतु के, केवल कंस्ट्रक्शन में अंतर है दोनों के। तो यहाँ पे A और C है, AC के बीच क्या लग रहा है, यहाँ पे एक बैटरी लग रही है, तो ये लगा दी हमने बैटरी, एक कुंजी लगा दी सपोज, ये हो गया, ये लगा दिया मैंने। ठीक, दूसरा BD, एक यहाँ से लेते हैं, इस पर 3 पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा हम फिर से कर देंगे कि बीच वाली जो पत्ती होती है इस पर हमारे पास 3 पेंच होते हैं। तो जो तीसरा पेंच है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी, और उससे जोड़ देते हैं एक जॉकी, J स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है इसको। ये हो गया J या जॉकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और इस पॉइंट को हमने कहा D। तो अब आप देखिए A, C और ये पॉइंट कहलाएगा B, ये वाला पेंच B और D। तो क्लियर हो गया, A, C, B, D। फिर से देखिए, उससे तुलना कीजिए, A, C के बीच क्या जुड़ा है, एक बैटरी जुड़ी है और एक कुंजी जुड़ी है। BD के बीच क्या जुड़ा है, एक धारा मापी जुड़े। यहाँ पे कुंजी की जरूरत नहीं, क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम हटा के कनेक्शन हटा सकते हैं, जोड़ के कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो ये BD इस प्रकार से काम आया। ज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, ये 1 मीटर लंबा तार है। अब इसको देखना वर्किंग कैसे करेंगे। अब हम वर्किंग पे आएंगे, काम कैसे करेंगे। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, वर्किंग पे चल रहे, प्रिंसिपल बता दिया, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करेगा। सिद्धांत वही है कि संतुलन की अवस्था में धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात धारा मापी का विक्षेप क्या हो जाएगा, 0, शून्य विक्षेप या नल विक्षेप बोलते हैं, वो इसमें आ जाएगा धारा मापी में, वो हमारा पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ से जो है इस कुंजी को ऑन किया, आपका करंट आएगा। देखिए करंट की डायरेक्शन बता देते हैं, यहाँ से आपका करंट आया, ये आपका करंट आया, यहाँ पे आए, 2 रास्ते मिले उसको। ये धातु की पत्ती है, ये मेटल है,
तांबे की मोटी पत्तियां, मैं लिख देता हूँ, ये सारा है आपके पास तांबे की मोटी पत्तियां, तांबे या किसी और धातु की, तांबे का इसलिए बोलते हैं चालक है, प्रतिरोध कम से कम होगा, नगण्य होगा उसका, बहुत कम होता है मतलब कम से कम। तो तांबे की मोटी पत्तियां लगाई, तो जब करंट आपका यहाँ से आता है तो देखिए उसको दो रास्ते मिले, फिर से वो कन्फ्यूज हो गया ना, वो या तो यहाँ से जाएगा या फिर यहाँ से जाएगा, तो फिर दो हिस्सों में बढ़ता है, लाइक यहाँ पे तो ए पॉइंट पर, तो एक हिस्सा हमने कहा यहाँ से जा रहा है, तो दूसरा हिस्सा करंट यहाँ से जाएगा, ये वाला करंट, सपोज दिस इज I1, ये क्या हिस्सा है I1, ये यहाँ से गया I1, रेसिस्टेंस बॉक्स है उसमें रेसिस्टेंस लगाए I1, फिर यहाँ से आएगा वहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से, फिर उसको यहाँ पे दो चीज़ मिले रास्ते, वो या तो यहाँ से जाएगा नीचे को या फिर यहाँ से इधर को जाएगा। तो देखिए संतुलन में क्या करना है, संतुलन के केस में देखिए बैलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु या स्थिति, इस केस में क्या होगा, धारामापी में कोई धारा नहीं बहती है। संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई धारा नहीं बहेगी, वही पॉइंट हमको निकालना है संतुलन का पॉइंट। तो वो हम रेसिस्टेंस बॉक्स से निकालते हैं अलग अलग माप के, उस हिसाब से जॉकी को सेटअप करते हैं, वो मैं भी बताता हूँ, पहले थ्योरी में चल जाते हैं। तो यहाँ से करंट को दो रास्ते मिले, या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। अगर मैंने कहा संतुलन में ये, तो संतुलन में है तो बी और डी जो है सेम पोटेंशियल होंगे, इससे कोई करंट नहीं बहेगा, तो ये जो करंट है ये सीधा फिर यहाँ जाएगा आपका, ये सीधा यहाँ निकल गया, इससे होते हुए ये वापस करंट क्या मिला हमको I1, ये करंट मैंने I1 कहा I2, ये करंट I2 है, ये I2 है, यहाँ से जाएगा क्योंकि इसके दोनों के बिंदुओं का विभवांतर सेम है, संतुलन में है ये वाला, इससे कोई धारा नहीं बहेगी, तो जो I2 करंट है वो सीधा यहाँ चला जाएगा, ये I2 है, ये I1 I2 वापस मिले, ये आपका I आ गया करंट वापस। क्लियर हो गया सर्किट, ये सर्किट आप फिर से समझिए क्लियर। और इसको इसीलिए व्हीटस्टोन सेतु बना रखा है कि दोनों से आप कंपेयर कर दे, जैसे यहाँ पे I धारा I1 I2 में बटी, इससे कोई करंट नहीं बहा, सेम यही हो रहा है कि I धारा यहाँ से आ रही है और ये यहाँ पे I1 और I2 में बट गई है, फिर वो I1 यहाँ से यहाँ गया, I2 यहाँ गया, दोनों मिलके फिर से I वापस। तो देखिए इसीलिए हमने कहा इसका सिद्धांत क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, ये इसका काम हो गया। अब संतुलन में क्या होना है कि BD में आपके करंट नहीं बहना है, ये संतुलन की स्थिति में हम जॉकी को उठाएंगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे प्रैक्टिकली देखिए, हमने क्या करना है, सबसे पहले जब आप ये सर्किट बनाएंगे लैब में, सबसे पहले आपने ये जॉकी को पकड़ के ए सिरे पे लगाना है, गैल्वेनोमीटर में एक साइड विक्षेप आएगा, फिर आपने जॉकी को उठा के दूसरे लास्ट एंड पॉइंट पे लगाना, विक्षेप दूसरी तरफ आना चाहिए। देखिए कि एक बार आपने ए पे लगाया, सपोज गैल्वेनोमीटर का विक्षेप इधर को आया, आपने यहाँ लगाया, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप इधर को आया, ये बात क्लियर है। दोनों सिरों पे लगाएंगे तो विक्षेप की डायरेक्शन या डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है इस गैल्वेनोमीटर में वो अलग अलग होगी। अगर एक ही तरफ हो रही तो आपका कनेक्शन लूज है, गड़बड़ है, फॉल्स कनेक्शन है, उसको सही कर दीजिएगा। तो सबसे पहले उसकी परख क्या है कि आपने जॉकी को यहाँ पे टच किया, एक साइड हुआ, सपोज यहाँ पे किया तो दूसरी साइड होगा, क्योंकि जब दोनों साइड विक्षेप होगा तभी कहीं बीच में आपको कोई पॉइंट मिलेगा जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा, और इसको बोलते हैं नल पॉइंट। तो फिर से देखिए हम कह रहे थे कि अगर जो है आपने एक बार यहाँ पे टच किया जॉकी को, एक बार यहाँ पे किया, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दोनों साइड हो गया, दोनों विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो आपका कनेक्शन ओके है। अब हमको एक पॉइंट ये ढूंढना है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई अप्रोप्रिएट रेसिस्टेंस निकालते हैं, यानी सर्किट में एक प्रतिरोध डालते हैं, रेसिस्टेंस, उसकी वैल्यू सपोज R है, फॉर एग्जाम्पल उस रेसिस्टेंस की वैल्यू R है। तो तब देखिए हम कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे ये J इस पॉइंट पे हमने कहा इसमें कोई धारा नहीं बह रही, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, और ये लेंथ हमने कहा L है, फॉर A to J की लेंथ कितनी है L, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस L। क्लियर हो गया, ये हो गया 100 माइनस L, ठीक, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए आप कि जब इसका प्रतिरोध होता किसी वायर का, किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो जो है उसकी लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, ये आप जानते हैं, प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L अपॉन ए, जहाँ रो क्या है, उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध,
रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, एल तार की लंबाई हो गया, ए तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये तार है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ये हो गया, यानी रेडियस एक समान। तो हम एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाला लेंगे तार। ये भी आपको एक पॉइंट ये भी नोट करना है कि तार का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है ना, एक समान मोटाई का तार लेने AC, दैट इज क्लियर। अब आपको ये प्रतिरोध की बात आई कि प्रतिरोध का ये फॉर्मूला है। तो देखिए तार की यहाँ पे लंबाई कितनी है, L लंबाई है, यहाँ पे 100 माइनस L है, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर का है, यानी L सेंटीमीटर, 100 माइनस L सेंटीमीटर, ये क्लियर है। इनका आप प्रतिरोध निकालोगे संतुलन में। देखिए फिर से संतुलन का पॉइंट ये है भाई, ये संतुलन है। तो आपको P निकालना, पहले P प्रतिरोध कितना होगा, तो व्हीटस्टोन सेतु में PQRS है। तो यहाँ पे भी हम लिख दें अगर PQRS, तो कैसे लिखेंगे, P वाला क्या है, ये वाला P है, ये हो गया P, ये वाला हो गया Q, क्योंकि I2 करंट जा रहा है, PQ, ये हो गया R, और ये हो गया प्रतिरोध S, तो इसको ऐसे लिख दिया PQRS। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इन प्रतिरोधों का मान, तो P बराबर होगा रो इंटू L की जगह आएगा L, लेंथ L है, A एक समान चार्ज, दूसरा बनेगा Q इज इक्वल टू होगा रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A, ठीक। ये इक्वेशन होगी हमारे पास, सपोज करो इक्वेशन 1, ठीक है। अब संतुलन की स्थिति में, क्योंकि देखो संतुलन में हमारे पास क्या हो रहा है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, व्हीटस्टोन सेतु से आया है, और S जहाँ अज्ञात प्रतिरोध है, तो हम S निकालेंगे डायरेक्ट। तो आप निकालिए वैल्यू, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। मैं वैल्यू पुट करूँगा समीकरण 1 से, तो रो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, Q अपॉन P आएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनल वो आएगी S इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये अज्ञात प्रतिरोध का मान हमने मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात कर लिया है। फिर से क्लियर, ये ज्ञात प्रतिरोध है R, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में, प्रतिरोध बॉक्स में उसकी वैल्यू लिखी रहती है, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। ये 100 माइनस L हम नाप लेंगे, मीटर स्केल इसीलिए लगा गया है कि नापने के लिए तार की लंबाई, और इससे हम ये अज्ञात प्रतिरोध जो ऐसे उसकी हमको वैल्यू फाइंड हो गई। ये क्लियर हो गया। तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये हमने समझा, और कैसे इसकी सहायता से हम मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं। ये क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इस पे आपको एक तो ये सिद्ध करने को आएगा कि सिद्ध कीजिए कि मीटर सेतु में जो है अज्ञात प्रतिरोध जो है केवल एक प्रतिरोध बॉक्स पे डिपेंड करता है और तार की लंबाई पे। तो वो आप ऐसे निकालेंगे, इसका डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन बड़ा छोटा है, सिंपल है। इसको डिफाइन कर दीजिए। तो डिफाइन करने के लिए आपने इसी प्रकार पॉइंट में बोलना है, इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल यूजेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, प्रैक्टिकल में भी आता है, और प्रैक्टिकल में लैब में आप इसको करेंगे, और थ्योरी में आपके पास इस प्रकार से आता है, या इस पे कोई न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये 3 नंबर के 2 नंबर का टॉपिक बनता है बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था हमारे पास मीटर ब्रिज। इसमें कुछ और न्यूमेरिकल लेकर, कुछ और इसके अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर हम आगे वीडियो में आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने लोग हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।